अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अल्फाज का ज़ख़ीरा। इसमें 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो देख लेते हैं। आज का आपका पहला वर्ड है पहल, और इसका मुतरादिफ अल्फाज है कदम। पहल या कदम, इसको हिंदी में बोलते हैं अगुवाई। पहल या कदम को हिंदी में बोलते हैं अगुवाई। यानी कोई अच्छा काम करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहल करना पड़ता है। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पहल को अगुवाई। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएटिव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव। यानी कोई भी अच्छे काम करने के लिए क्या पहला कदम उठाना पड़ता है, तो उसी को इनिशिएटिव बोलते हैं। उसी को हिंदी में अगुवाई बोलते हैं, उर्दू में पहल या कदम बोलते हैं। आपका दूसरा जो लफ्ज़ है वह है मुतनाज़े। मुतनाज़े, इसका हिंदी होता है विवादास्पद। हिंदी क्या होता है? विवादास्पद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रोवर्शियल। बहुत सारा मैटर होता है जो हो जाता है कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसी को ही हिंदी में बोलेंगे विवादास्पद और उर्दू में बोलेंगे मुतनाज़े। आपका तीसरा लफ्ज़ है के बावजूद। के बावजूद। के बावजूद को हिंदी में बोलते हैं के होते हुए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्पाइट। और आपका चौथा जो लफ्ज़ है वो है हद। हद को हिंदी में बोलते हैं सीमा। बहुत ही सिंपल लफ्ज़ है। हद को क्या बोलते हैं? सीमा या सरहद। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेशन। जैसे बहुत सारे मौक़ों पे बोला जाता है कि लिमिट में रहो, यानी लिमिटेशन में रहो, हद में रहो। तो यही हद है और सीमा है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिमिटेशन। आपका जो पांचवा लफ्ज़ है वह है नज़ारा। बहुत ही अहम लफ्ज़ है, और इसी नज़ारा को हिंदी में बोलते हैं दृश्य, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं विजिबल। यानी जो चीज़ क्या हो? दिखाई देती हो। तो जो चीज़ दिखाई दे उसी को विजिबल बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी को दृश्य बोलते हैं हिंदी में। इसी को नज़ारा बोलते हैं उर्दू में। आपका जो छठा लफ्ज़ है वो है इंसानियत। इंसानियत को हिंदी में बोलते हैं मानवता। यानी अगर कोई किसी को कोई मुसीबत में देखे और उसके अंदर इंसानियत होगा तो वो ज़रूर उसकी मदद करेगा। तो उसी को इंसानियत बोला जाता है, उसी को हिंदी में मानवता बोला जाता है। और इंग्लिश में जो बोलते हैं वो ह्यूमनिटी। ह्यूमनिटी का मतलब हिंदी में मानवता और उर्दू में होता है इंसानियत। आपका जो सातवां लफ्ज़ है वो है हकीकत, सच्चाई। हकीकत और सच्चाई। तो हकीकत का जो मुतरादिफ अल्फाज है वो क्या है? सच्चाई है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं वास्तविकता। वास्तविकता यानी कि कोई चीज़ हकीकत में हो, सच्चाई में हो, तो उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविकता। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे रियलिटी। यानी रियलिटी में कोई चीज़ हो गया हो तो उसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविकता, और उर्दू में बोलेंगे हकीकत या सच्चाई। आपका आठवां लफ्ज़ है अनफेयर। आपका आठवां लफ्ज़ क्या है? गैर मुनसिफाना। तो गैर मुनसिफाना को हिंदी में बोलेंगे अनुचित। यानी जो मतलब कि सही ना हो। गैर मुनसिफाना हो यानी अनुचित हो, जो सही ना हो। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनफेयर। जो बिल्कुल भी ठीक ना हो, जो बिल्कुल भी ठीक ना हो। आपका नौवां लफ्ज़ है गम गुस्सा। नौवां लफ्ज़ क्या है? गम गुस्सा। तो गम गुस्सा को हिंदी में क्या बोलेंगे? उल्लंघन। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे आउटरेज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आउटरेज। तो आउटरेज का मतलब क्या होगा? गम गुस्सा। आपका जो 10वां लफ्ज़ है वो है तहजीब। क्या है? तहजीब। तहजीब को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृति। हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृति। तो तहजीब को हिंदी में बोलेंगे संस्कृति, और इंग्लिश में बोलेंगे कल्चर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कल्चर। कल्चर को ही हिंदी में संस्कृति बोलते हैं, और उर्दू में क्या बोलते हैं? तहजीब। आपका 11वां लफ्ज़ है बदउनवान। तो बदउनवान को
हिंदी में बोलते हैं भ्रष्ट, यानी बदउन्वान किसे बोलते हैं या भ्रष्ट किसे बोलते हैं? जैसे कोई काम करने को मिला और उस वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे सरकारी जो ठेकेदार होते हैं उसको सरकार की तरफ से पुल बनाने की जिम्मेदारी मिलती है और वो पुल क्या होता है, कभी कभी गिर जाता है। तो ऐसे में जो पुल गिर जाता है तो वहां पे क्या होती है, बदउन्वानी होती है, यानी भ्रष्टाचार होता है जिसकी वजह से वो पुल गिर जाता है। तो वही बदउन्वान है। ये बदउन्वान यानी भ्रष्ट, यानी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बदउन्वान होते हैं, यानी भ्रष्ट लोग होते हैं। यानी ठेकेदारी मिली और पुल बनाने की सरकार की तरफ से, और वो पुल जैसे ही शिलान्यास हुआ, उसका इनॉग्रेशन हुआ और वो पुल उसके साथ ही गिर गया। तो उसी को इंग्लिश में बोलेंगे करप्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? करप्ट। आपका 12वां जो 12वां लफ्ज है वो है क्या? वाजे। वाजे तौर से, वाजे तौर से। तो वाजे तौर से का हिंदी जो होता है वो होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। तो अस्पष्ट को इंग्लिश में वो क्या बोलेंगे? क्लियरली। यानी बहुत ही वाजे तौर से कोई चीज़ पढ़ी जा रही हो या देखी जा रही हो या समझी जा रही हो, उसी को क्लियरली इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट, और उर्दू में बोलते हैं वाजे तौर से। वाजे तौर से। आपका 13वां लफ्ज है सियासतदां। सियासतदां को जो इंग्लिश में या हिंदी में बोलते हैं राजनेता। सियासतदां को क्या बोलते हैं? राजनेता। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिशियन। क्या बोलते हैं? पॉलिटिशियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिटिशियन, और हिंदी में बोलते हैं राजनेता, और उर्दू में बोलते हैं सियासतदां। आपका 14वां लफ्ज है दहाई। दहाई का जो हिंदी होता है वो होता है दशक। यानी दहाई, ये 10 साल जो होता है, 10 साल का जो अरसा गुजरता है या वक्फा गुजरता है, उसी को क्या बोलते हैं? दशक। दहाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? दशक। यानी 10 साल का जो अरसा गुजर गया हो उसको क्या बोलेंगे? दशक। और उसी को इंग्लिश में बोलेंगे डिकेड। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डिकेड। आपका 15वां लफ्ज है तन्हाई। तन्हाई को हिंदी में बोलते हैं एकांतवास। हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांतवास। जैसे अभी कोरोना गुजरा है, उसमें क्या होता था, जो कोरोना पॉजिटिव होता था उसको तन्हाई में रख दिया जाता था, यानी एकांतवास, यानी अलग थलग। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे आइसोलेशन, यानी आइसोलेशन। जैसे जो कोरोना मरीज जो पकड़ाते थे उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी कि बिल्कुल तनहा तनहा रखा जाता था। उसी को इंग्लिश में बोलेंगे आइसोलेट, और इसी को हिंदी में बोलेंगे एकांतवास, और उर्दू में बोलेंगे तन्हाई। आपका 16वां लफ्ज है शख्सियत। 16वां लफ्ज क्या है? शख्सियत। तो शख्सियत का जो हिंदी होता है वो होता है व्यक्तित्व। शख्सियत का हिंदी क्या होता है? व्यक्तित्व। शख्सियत का हिंदी व्यक्तित्व। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनालिटी। क्या बोलेंगे? पर्सनालिटी। यानी उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यानी उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उसकी शख्सियत बहुत अच्छी है, यानी बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक है वो। तो उसी को शख्सियत, उसी को हिंदी में व्यक्तित्व, और इंग्लिश में बोलेंगे क्या? पर्सनालिटी। आपका 17वां लफ्ज है काफी। काफी को क्या बोलेंगे? काफी का जो हिंदी होता है वो होता है पर्याप्त। यानी कि पर्याप्त मात्रा में कोई चीज होती है, काफी होता है। जो जैसे अगर खाना है, 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए कम से कम जितना खाना होना चाहिए उतना खाना मौजूद है, तो वो काफी है, वो पर्याप्त है, और उसी को बोलेंगे इनफ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफ। आपका 18वां लफ्ज है मकसद। मकसद को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य। मकसद को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब भी क्या होता है? उद्देश्य, मकसद। यानी आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मकसद क्या है। यानी किसी काम को करने से पहले मतलब आदमी का कोई उद्देश्य होता है, कोई मकसद होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं? ताकि ट्रांसलेटर का आप लोग फॉर्म भरें और ट्रांसलेटर बने। तो ये उद्देश्य से आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, यही होता है उद्देश्य। उसके बाद आता है 19वां लफ्ज आपका है मुस्तकिल। मुस्तकिल का जो हिंदी होता है वो होता है अस्थाई,
और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमानेंट। तो मुस्तकिल, अस्थाई, और इसी को बोलते हैं परमानेंट। और परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे, अस्थाई तौर पे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी नहीं आएगी। तो एक बात आप खूब जान लें कि आपका जो सहायक उर्दू अनुवादक का पोस्ट क्रिएट हो चुका है हर विभाग में, और मतलब कि ये कहा गया है कि ये बहाली होगी, और नीतीश कुमार ने खुले मंच से कहा है। तो आप खूब याद रखें कि ये बहाली होकर रहेगी। आपको मैं बताता चलूं कि मैं भी एक असिस्टेंट ट्रांसलेटर हूं, और पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक में यानी सदर ब्लॉक जो है वहां पर पोस्टेड हूं। तो आप मतलब एक चीज का तो गांठ बांध लें कि ये बहाली का मतलब कि पोस्ट क्रिएट हो चुका है, तो ये बहाली होकर रहेगी। और थोड़ा लेट सवेर, क्योंकि हम लोगों की बहाली में भी 5 साल का अरसा गुजर चुका तब बहाली हुई। तो बस ये याद रख लें कि जब ये बहाली का पोस्ट क्रिएट हो चुका तो ये बहाली होकर रहेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये बहाली होकर रहेगी, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन से पहले पहले ये नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ाम वगैरह वगैरह के लिए। तो आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करें और अपनी तैयारी में कोई कमी न रखें। आपका 20वां लफ्ज़ है हादसा। हादसा को हिंदी में बोलते हैं घटना, और इंग्लिश में बोलते हैं फिनोनिमा, फिनोमिना, फिनोमिना। आपका 21वां लफ्ज़ है निज़ाम। निज़ाम बहुत ही अहम लफ्ज़ है। ये इस टाइप का जो लफ्ज़ है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवस्था, और दूसरा जो हिंदी है वो प्रणाली, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम। आपका 22वां जो लफ्ज़ है वो है अक्सरियत। वो है क्या? अक्सरियत। अक्सरियत को हिंदी में बोलते हैं बहुमत, और इंग्लिश में बोलते हैं मेजोरिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजोरिटी। तो मेजोरिटी का जो हिंदी होता है बहुमत, और इसका जो उर्दू होता है वो अक्सरियत। जैसे यहाँ पे अक्सरियत में कौन? हमारे मतलब बिरादरान वतन यानी नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वो क्या है? अक्सरियत में है, बहुमत में है और मेजोरिटी में है। आपका जो 22वां लफ्ज़ है 23वां लफ्ज़ है वो है मुहर्रिक। मुहर्रिक का जो हिंदी होता है वो होता है प्रेरक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशनल। क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल। आपका जो 24वां लफ्ज़ है वो है अच्छा या बेहतर। दोनों मुतरादिफ अल्फाज है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं उचित, और इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परफेक्ट। उसके बाद आपका 25वां जो लफ्ज़ है वो है पैदा। पैदा को हिंदी में बोलते हैं उत्पन्न होना, उत्पन्न, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेट। आपका 26वां जो लफ्ज़ है वो है इत्तिहाद। इत्तिहाद को हिंदी में बोलते हैं गठबंधन, और इंग्लिश में बोलते हैं कोएलिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोएलिशन, और कोएलिशन को हिंदी में गठबंधन और उर्दू में बोलते हैं इत्तिहाद। आपका 27वां लफ्ज़ है वो है के बजाय। के बजाय को हिंदी में के बजाय बोलते हैं, और इंग्लिश में इंस्टेड। क्या बोलते हैं? इंस्टेड। आपका 28वां जो लफ्ज़ है वो है मायूसी। बहुत ही अहम लफ्ज़ है मायूसी, और ये इस टाइप का जो लफ्ज़ है वो पूछा जा सकता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं निराशा, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। तो दोस्तों ये सब जो वर्ड है इंग्लिश वाला, हिंदी वाला या उर्दू वाला, सारे लफ्ज़ को याद रखें। ये आपको मेंस में भी काम आने वाला है, क्योंकि मेंस में जब आपको रिटन एग्ज़ाम होगा तो ये सब वर्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद 29वां जो लफ्ज़ है वो है हतमी या यकीनी। हतमी और यकीनी ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं निश्चित, और इंग्लिश में बोलते हैं सर्टेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्टेन। आपका जो 30वां लफ्ज़ है वो है सहल करना या आसान करना। ये मुतरादिफ अल्फाज है। इसी को हिंदी में बोलते हैं सरल करना, और इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। यानी सिंप्लीफाई करके का मतलब होता है सरल करना, या उर्दू में बोलते हैं सहल करना या आसान करना। तो दोस्तों आज का रहा है क्लास। आपको हमारा क्लास कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।